Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I'm here with a new topic, which is Introduction to International Monetary System. Beta, this is your seventh session. Now I will explain you first the International Monetary System, that what is it. Before starting the definition, I want to explain you that बेटा जैसे इंटरनेशनल की बात की गई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो एक तरह से रूल्स और रेगुलेटर है, जो कंट्रोलर है उन चीज़ों का जो इंटरनेशनली हम ट्रेड करते हैं, क्रॉस बॉर्डर हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या फिर कोई भी रीएलोकेशन कर रहे होते हैं हम अपने कैपिटल का बिटवीन द नेशंस। तो उस पर्पस के लिए जो रूल्स कन्वेंशंस या सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो हमारे पास एक फैसिलिटेटर है वो प्रोवाइड करता है हमें, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना तमाम जो भी प्रोसेस होते हैं उसको कंटिन्यू करने होते हैं। ठीक है, हियर इज द डेफिनेशन दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आर अ सेट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स, conventions, and supporting institutions that facilitate international trade, cross-border investment, and generally the reallocation of capital between nation states. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसा इदारा है, ऐसा फैसिलिटेटर है जो हमें प्रोवाइड करता है, हमारे लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, हमें रूल्स देता है, हमारे लिए सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो है इंटरनेशनली ट्रेड जो भी कर रहे हैं या क्रॉस बॉर्डर हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें हमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उनसे अप्रोच कर सकें। अदरवाइज वो हमें प्रीलिमिनरी जो भी गाइडेंस होती हैं वो भी प्रोवाइड कर चुका होता है। ठीक है, now here are some features of international monetary system. Number one is flow of international trade and investment according to comparative advantage. बेटा comparative advantage, as you know that कोई भी चीज़ हम सेटअप करने चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हम सेटअप करने चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री में हमें ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगा कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब हमें ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है वो कंपैरिजन है अमंग द कंट्रीज के कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पीक पर जो है हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती हैं, ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथली ग्रो अप हो सकता है। तो दैट इज़ द कंपैरेटिव एडवांटेज विच इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम guide us that the flow of international trade and investment from which country we have to analyze the comparative advantage. ठीक है, stability in foreign exchange and should stay stable. As you know that stability is very important in foreign exchange rates, because if any country if there is the frequent fluctuation in exchange rate, so it will badly affect the import and export of your country, है ना? So that's why stability is very important in foreign exchange rate, and international monetary systems make it stable, or try to make it stable in the whole of the world. ठीक है, of different countries. Promoting balance of payment adjustment to prevent disruptions associated with temporary or chronic imbalances. बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो एडजस्ट करना जो है वो बहुत कंपलसरी होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आपको करवाती है। इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी होता है, सरप्लस भी होता है। मैं आपको ये आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट इज द डेफिसिट एंड सरप्लस ऑफ इट। बट बस अभी इतना समझ लें कि सरप्लस अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, इसका मतलब है कि आपकी कंट्री जो है वो बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में। ठीक है, बट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में, इसका मतलब है देयर इज द नीड टू इम्प्रूव योर इकोनॉमी और योर नेशनल इनकम। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आपको प्रिवेंट करता है जो डिफरेंट किस्म की डिस्टर्बेंस आ गई होती है आपकी इकोनॉमी में फॉर just due to the balance of payment. So that's why they prevent you or they guide you that how to balance it or adjust it. ठीक है, the next one is should at least avoid adding further uncertainty. जैसे एक कंट्री है उसमें मॉनेटरी सिस्टम में कुछ अनसर्टेनिटीज हैं या हो रही हैं और फर्दर आने वाली हैं या आ सकती हैं, इस इन चीज़ों को जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से अवॉइड करता है और उनको गाइड करता है हाउ टू कंट्रोल फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। ठीक है,
allowing member countries to pursue independent monetary and fiscal policies. तमाम कंट्रीज को इंडिविजुअल बेस पे अलाउ करता है कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज बनाए एज पर देयर ओन कंट्रीज सर्कमस्टेंसेस और इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि तमाम कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती बेटा, किसी की वर्स्ट होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बिल्कुल स्टेबिलिटी पे होती है। तो इन दिस वे दे अलाउ ईच कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। Providing countries with sufficient liquidity to finance temporary balance of payment deficit। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में अगर होगा आपका तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी को नीड होती है कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करे और बैलेंस करे, ठीक है। तो उस सिलसिले में तमाम डिफरेंट कंट्रीज को जहां पर शॉर्टेज होती है लिक्विडिटी की, तो वहां पर वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। Now here are some stages in international monetary system, which is classical gold standard from 1821 to 1914, and then interwar period, which is from 1918 to 1939. Third one is Bretton Woods, which is from 1944 to 1971, and then last one is the exchange regimes, which is from 1973 and so on. ठीक है बेटा, I will explain you each of these stage in the depth way because it is very important in the examination point of view. So that's why I am now starting the classical gold standard parity theory. क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारी सिस्टम था वो हमारे इकोनॉमी में जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसमें तीन चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। व्हाट इज दैट? ओनली ऑफिशियल गोल्ड कॉइन्स मिंटेड बाय द गवर्नमेंट आर यूज्ड एज मनी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है पेपर मनी या हमारे पास जो ये फेटेड मनी है ये सब इंट्रोड्यूस नहीं हुए हुए थे, तो हमारे पास जो गोल्ड कॉइन्स होते थे जो कि ऑफिशियली स्टैम्प्ड होते थे गवर्नमेंट से, उसको एज अ मीन ऑफ मनी जो है यूज किया जाता था फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। The government commits itself to purchase gold from the public on demand at a fixed price and to convert the gold into gold coins. ठीक है? For instance, if you discover gold, you can sell it to the government and get a predetermined value of officially stamped gold coins. इसका मतलब ये है बेटा कि गवर्नमेंट क्या करती थी, लोगों से जो है उनके रॉ फॉर्म में जो गोल्ड होते थे वो परचेज करती थी एट अ फिक्स प्राइस एंड देन दे विल कन्वर्ट इट इनटू द गोल्ड कॉइन्स व्हिच इज ऑफिशियली स्टैम्प्ड, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। तो फिर उसके बाद वो उनको क्या करती थी, उसके अगेंस्ट रॉ फॉर्म के जो गोल्ड होते थे उसके अगेंस्ट उनको ऑफिशियली स्टैम्प हुए हुए जो गोल्ड कॉइन्स होते थे वो देती थी फॉर द फर्दर ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, ठीक है। The government will sell gold to the public at a fixed price. गवर्नमेंट जो है वो जो गोल्ड होता था वो लोगों को सेल भी करती थी जो रॉ फॉर्म में होता था। किस तरह से कि अगर लोगों को लगता था कि गोल्ड कॉइन्स रखना उनके लिए जो है वो लॉस होगा इन फ्यूचर, तो वो क्या करते थे, वो इसको अगेन जो है गवर्नमेंट को सेल कर देते थे और उसके अगेंस्ट वो उनसे जो है गोल्ड ले लेते थे, ठीक है। Now, here is the gold standard parity theory. A pure international gold standard is established when a number of countries are on a gold coin standard. Under such a system, each government agrees to buy and sell its particular gold coin. Of course, the coins can be of different weights, shapes, and values. बेटा ये जो प्योर इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो जब स्टैब्लिश हुआ और नंबर ऑफ कंट्रीज जो थे वो इसमें इंगेज हो गए और तमाम लोगों ने गोल्ड कॉइन्स को जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना लिया। तो फिर हुआ ये कि वहाँ पर जो है सब ने इस चीज़ को एग्रीड किया कि ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं जो ऑफिशियली स्टैम्प्ड हैं गवर्नमेंट से, इसको हम एज अ मीन यूज़ करेंगे फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये जो कॉइन्स थे इनके डिफरेंट वेट्स थे, शेप्स थे, इनकी डिफरेंट वर्ड्स थी, ठीक है। अब लेट सपोज अब हमारे पास अभी जो हम मनी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 10 रुपी का नोट होता है, 100 रुपी का नोट होता है, 1000 रुपी का नोट होता है, 5000 रुपी का नोट होता है। तो बेटा तमाम नोट्स जो है अपनी अलग जो है वो वैल्यू रखते हैं, अपनी वर्थ उनकी अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। इन दिस वे in the previous eras when the gold coins is used as was used as a mean of ट्रांजेक्शन, तो वहां पर उस वक्त क्या होता था कि गोल्ड कॉइन्स जो होते थे वो डिफरेंट वेट्स और शेप्स के होते थे, ठीक है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज होती थी और जो भी पर्टिकुलर आपको गुड्स और सर्विसेज बाय करनी है आपको उसके अकॉर्डिंगली वो कॉइन जो है डिफरेंट वेट्स के जो है उनको एक्सचेंज में देने होते थे, ठीक है। Under a pure gold standard, exchange rates between countries are necessarily fixed. ठीक है, जब हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड
प्योर गोल्ड स्टैंडर्ड का एरा था, उस वक्त एक्सचेंज रेट्स जो थे अमंग डिफरेंट कंट्रीज वो फिक्स थे, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट की जो पैरिटी उन्होंने जो फिक्स की थी वो इस तरह से की थी कि 1 ऑन्स गोल्ड अगर जो है वो देंगे तो लोगों को $20 उसके अगेंस्ट मिलेंगे, ठीक है। या आप अगर $20 देंगे तो आप 1 ऑन्स गोल्ड जो है वो गेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन का ये था, क्योंकि वो उसकी जो वर्थ थी, उसकी वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ जो वर्थ थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो बेटर थी यूनाइटेड स्टेट्स से। तो दैट्स वाई 1 ऑन्स अगर जो है ग्रेट ब्रिटेन को चाहिए होता था तो वो अपने 4 पॉन्ड्स जो थे वो एक्सचेंज में देते थे। या फिर अगर वो 4 पॉन्ड्स एक्सचेंज में उनको 4 पॉन्ड्स चाहिए होंगे तो 1 ऑन्स गोल्ड देंगे तो उसके अगेंस्ट उनको 4 पॉन्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसी तरह से जो है यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन के एक्सचेंज रेट को अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 1 पॉइंट अगर मैं देती हूँ तो मुझे $5 मिलेंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारा पॉन्ड जो था उस वक्त वो जो है ज्यादा वर्दी था एज कंपेयर टू द डॉलर, ठीक है। और अगर आपको अगर 1 पॉइंट चाहिए तो आपको $5 उसके अगेंस्ट देने, देन यू विल गेट द 1 पॉइंट, ठीक है ना। After the gold standard parity theory, there is the interwar period. Interwar period बेटा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि in this period we faced World War One and Two both. ठीक है। हुआ ये था कि वैसे तो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड जो थी वो बहुत इंटरनेशनली मॉनेटरी सिस्टम में बहुत स्मूथली वर्क कर रही थी, बट जब हमारी वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हुई तो उससे क्या हुआ बेटा, हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा इंटरप्शन आ गई ट्रेड फ्लोस में, डिस्टर्ब कर दी स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज, ठीक है। जैसे होता ये था कि वैसे तो हमने देखा था कि भाई हमारा 1 ऑन्स जो है वो $20 के इक्वल है, लेकिन क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशन आने लगी करेंसी की रेट्स में। कुछ कंट्रीज के पास जो है अबंडेंट क्वांटिटी में गोल्ड पहुंच गया, किसी के पास बिल्कुल नहीं रहा। इस तरह से बहुत जो है इरेलीवेंट सिचुएशन हो गई, बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी, ठीक है। देयर वाज अ वाइड स्प्रेड फ्लक्चुएशन इन करेंसीज इन टर्म ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। द रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले जो एक्सचेंज रेट बताया उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 पॉइंट के इक्वल था $5, ठीक है। यानी कि अगर आप $5 दोगे तो यू कैन गेट 1 पॉइंट। तो जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई तो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन जो क्योंकि मेजर क्रेडिटर्स था, लेकिन उसका जो रोल था वो अब एंड होने लगा था, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उसकी प्लेसमेंट में कौन आ गया था, यूनाइटेड स्टेट आ गया था। इट बिगिंस टू assume the role of leading creditors nation, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। The depression of 1930s followed by the World War II had vastly diminished. अब क्या हुआ, डिप्रेशन साइकिल आपको पता है बिजनेस साइकिल में आपके पास होती है ना, बूम, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन वो टाइम पीरियड होता है बेटा कि जब आपके पास शटिंग डाउन सिचुएशन आ जाती है, यू हैव टू क्लोज योर ऑल दी ट्रेडिंग एक्टिविटीज और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, इतना ज्यादा जो है आपको आपकी ट्रेडिंग को इफेक्ट हुआ कि आपकी कमर्शियल ट्रेड, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, क्रॉस बॉर्डर लैंडिंग एंड बोरोइंग, तमाम चीजें जो है वो डिमिनिश्ड होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बैडली वर्सली अफेक्टेड थी। एंड देयर इज द नीड टू रिवाइवल ऑफ द सिस्टम वाज नेसेसरी, ठीक है। और वहां पर क्या कोई ऐसी पॉजिटिव चेंजिंग की जरूरत आ गई थी कि अब जो है वो गोल्ड पैरिटी थ्योरी जो है वो वर्केबल नहीं थी, और यहाँ पर उसका जो है वक्त वो एंड हो चुका था, क्योंकि इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर के आने की वजह से तमाम कंट्रीज बहुत बैडली जो है अफेक्टेड हो गए थे, और अब वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो गोल्ड पैरिटी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करें। Now, after this all situations, there is the next stage of monetary system, international monetary system, or steps of international monetary system is of introducing a Bretton Woods system. I would like to explain you the background of Bretton Woods Agreement. First of all, the Bretton Woods Agreement was negotiated in July 1944. टू इस्टेब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी थ्योरी चल रही थी। उसके बाद इंटर वॉर जब पीरियड आया तो उस वक्त जो है वो उसका जो भी एरा था, जो भी उसका रोल था वो बिल्कुल डिमिनिश हो गया, बहुत बैडली जो है डिफरेंट कंट्रीज जो थे उससे अफेक्टेड थे। तो देयर इज द नीड ऑफ सम चेंजिंग इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, सो देयर इज एस्टैब्लिशमेंट इन द शेप ऑफ ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। The Bretton Woods system
was developed by delegates from 44 countries at the United Nations Monetary and Financial Conference held in Bretton Woods, New Hampshire. बेटा एग्रीमेंट जो था वो 44 कंट्रीज उसमें जो है वो इंक्लूड हुए, वो उस एग्रीमेंट में आए, उस मीटिंग में जो है वो सब इन्वॉल्व थे। उस कॉन्फ्रेंस को कहा गया, उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, और ये ब्रेटन वुड में ही जो है वो की गई थी, इसलिए इस एग्रीमेंट को ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कहा जाता है। न्यू हैम्पशायर जो उनका था वहाँ पर ये प्लेस थी, कॉन्फ्रेंस सेटअप हुई थी। Under the Bretton Woods system, gold was the basis for the US dollars, and other countries were pegged to the US dollars. The Bretton Woods system effectively came to an end in the early 1970s when President Richard M. Nixon announced that the US would no longer exchange gold of US currency. हुआ ये कि यूएस डॉलर्स, क्योंकि अब उन यूएस के पास डॉलर्स के रिजर्व बहुत ज़्यादा थे कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, तो यूएस को एक प्रोमिनेंट जो है वो कंट्री की करेंसी को प्रोमिनेंट करेंसी कहा गया, जिसके जिसके थ्रू पैक्ड होंगी अदर कंट्रीज की करेंसीज। ठीक है, यानी अब डॉलर से डायरेक्टली जो है पैक्ड नहीं होगी अदर कंट्रीज की करेंसी, बल्कि डॉलर से पैक्ड होगी यूएस डॉलर करेंसी, एंड यूएस डॉलर से फिर अदर कंट्रीज की करेंसी होगी। ठीक है, यानी एक्सचेंज रेट जो है बिटवीन यूएस डॉलर एंड अदर करेंसीज हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है गोल्ड के रिजर्व यूएस के पास बहुत ज्यादा थे। द ब्रिटेन वुड सिस्टम इफेक्टिवली केम टू एन एंड इन द अर्ली 1970s। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब डॉलर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी गई, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, लोगों ने क्या किया, जब उनका एक्सचेंज जो मीन है वो डॉलर बन गया, यानी कि अगर अब वो अपने पाकिस्तानी रुपये की मैं बात करूँ तो उसको एक्सचेंज जो है वो डॉलर के थ्रू कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ गोल्ड, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने अपने कंट्रीज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स की डिमांड कर दी। ठीक है, क्योंकि रिजर्व गोल्ड को एक क्वांटिटी तक रख सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो उन्होंने क्या किया, यूएस डॉलर्स को जो है वो हेल्ड करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ बेटा कि यूएस डॉलर का एक बहुत वर्स्ट एरा आया 1970s के एंड में और 1971 के बिगनिंग में, जिसमें निक्सन जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे यूएस यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूएस डॉलर और यूएस करेंसी विल नो लॉन्गर एक्सचेंज गोल्ड फॉर यूएस करेंसी। ठीक है, कि अब वो जो है यूएस डॉलर्स जो है अब वो एक्सचेंज के रेफरेंस से काम नहीं करेंगे, और अब जो है पाकिस्तानी रुपया अदर कंट्रीज रुपीज जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी बैक्ड बाय यूएस करेंसीज। ठीक है, In 1944, representatives of the major trading nations met in Britain. अब मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ ब्रेटन वुड किस तरह से स्टैब्लिश हुआ था, वो हो गया था हमारे पास बैकग्राउंड। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। 1944 में जो है मेजर ट्रेडिंग नेशंस मेट इन ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर टू क्रिएट अ न्यू पेमेंट सिस्टम टू रिप्लेस द गोल्ड स्टैंडर्ड that had been abandoned in the early 1930s. The conference had two main objectives. ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया न्यू हैम्पशायर में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जो है 44 कंट्रीज के मेंबर्स थे वो इन्वॉल्व थे। इसमें दो जो है बहुत मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या थे, किस वजह से ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया था, टू क्रिएट अ मॉनेटरी सिस्टम दैट वुड प्रोवाइड फॉर द रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज दैट वर डिवास्टेड बाय वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, ऐसा मॉनेटरी सिस्टम प्रोवाइड करें जिससे उनको रिलीफ मिले, और जो भी डिजास्टर्स हो चुके हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हो चुके थे, इसलिए मॉनेटरी सिस्टम न्यू जो है वो क्रिएट किया जा रहा था। To devise a new of a fixed exchange rates and a mean of correcting international payment disequilibrium. डिवाइस मीन्स बेटा इनोवेट करना समथिंग के, अब आप कुछ इस तरह से चेंजिंग करो, कुछ ऐसा न्यू आइडिया देकर आओ फिक्स एक्सचेंज रेट में कि वो इंटरनेशनल पेमेंट की जो डिसिक्लिबेरिया है उनको करेक्ट करे, उनको बैलेंसिंग में लेकर आए। ठीक है, जो भी हमारे पास जो इश्यूज आ गए हैं जिससे बैडली जो है इंटरनेशनल ट्रेड हमारी जो है या इंटरनेशनल पेमेंट जो है हमारी वो अफेक्टेड हुई है, उसको जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे लाने के लिए और इसको जो है स्टेबिलिटी में लाने के लिए कुछ इनोवेशन या कोई इनोवेटिव आइडिया और क्रिएटिविटी जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में लानी है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके बिहाफ पर ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था।
A compromise was fully adopted and the President Truman signed the Bretton Woods Agreements Act on July 31, 1945. This article of the agreement created the International Monetary Fund to administer the article and to lend foreign exchange to the member countries with balance of payment deficit. Each fund's member, with the exceptions of the United States, would establish a par value for its currency in dollars or gold. ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर आपको जो है एग्रीमेंट जो है वो आईएमएफ जो आर्टिकल था, एग्रीमेंट क्रिएटेड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स टू एडमिनिस्टर द आर्टिकल्स एंड लैंड फॉरेन एक्सचेंज टू मेंबर कंट्रीज विद द बैलेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि आपके पास जो एग्रीमेंट था वो हुआ जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड्स थे हमारे, उन्होंने एडमिनिस्टर करना शुरू किया और जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स में थे डिफरेंट कंट्रीज के, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना शुरू की। और उसमें जो है क्या किया उन्होंने कि करेंसी को जो है उसके पार वैल्यू जो है उसकी इस्टेब्लिश कर दी इन टर्म ऑफ डॉलर और गोल्ड बोथ। ठीक है, member government was obliged to intervene to maintain the value of their currencies in foreign exchange market within 1% of the declared par value. जो भी whatever par value है उसमें से आप जो क्या कर सकते थे, member जो countries थे वो उसमें से फ्लक्चुएशन कर सकते थे जस्ट 1% का, वो भी बहुत रेयर केसेस में। अच्छा, ये मेंबर कंट्रीज जो थे इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशंस की थी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन करने की वजह से ही इनको एक्सेस मिला था इतना कि ये इसमें इंटरवीन कर पाए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो जो कि यूनाइटेड स्टेट का था, इसलिए वो फिर भी प्रोमिनेंट थी एट दैट टाइम। The United States, which owned most of the world already minced gold stake, was similarly obligated to maintain gold price with a 1% margin of US dollar 35 per ounce। यानी कि अब यूएस डॉलर जो पैक्ट हो रहा था वो $35 से हो रहा था पर ऑन्स के, except for a transitional agreement permitting a one-time adjustment of up to 10% its par value. Thereafter, member could alter par value out on the exchange rate only with the approval of IMF। अब मेंबर कंट्रीज जो थे उनको अगर अपने करेंसीज के जो भी पैक्ट हुई थी उनकी पार वैल्यू बना दी गई थी, उसमें अगर चेंजिंग करनी थी तो उसके लिए उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी आईएमएफ से, तब जाके वो जो है अपनी कंट्री में, और आईएमएफ ऐसी अप्रूवल नहीं दे देगा, उसमें कुछ चेक एंड बैलेंस होंगे, देन दे विल प्रोवाइड यू अप्रूवल और पर्टिकुलर कंट्री का अप्रूवल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट्स। नाउ after the Bretton Woods, there is the another one exchange rate systems introduced in 1973. The Board of Governors of the IMF appointed committee initiated an exchange rate system that could be acceptable to the members country। क्या हुआ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ने फिर एक्सचेंज रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1973 में, जब 1971 में एंड हो गया आपके ब्रेटन वुड के सिस्टम का। ठीक है, इसमें जो है आईएमएफ जो थे उन्होंने एक कमिटी बनाई जिसमें तमाम मेंबर्स थे और उन्होंने इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और सबने इसको एक्सेप्ट भी किया। सिस्टम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अब जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो दो तरह से होती है, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है बेटा, फर्दर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, वो ये होता है जिसमें आपकी इंटरवेंशन होती है और इसमें आपको गवर्नमेंट इंटरवीन करके जो है वो फिक्स कर देती है उस एक्सचेंज रेट को। ठीक है, फ्लेक्सिबल में आपके पास मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं एक्सचेंज रेट को। नाउ here is the fixed exchange rate. A currency is pegged to a foreign currency with a fixed parity. The rate are maintained constant। अब इसमें कोई, क्योंकि आपको नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो वो फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। देयर इज द स्टेबिलिटी इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, और ये कौन करता है? व्हेन अ करेंसी ट्रेंड टुवर्ड क्रॉसिंग ओवर द लिमिट, गवर्नमेंट इंटरवीन टू कीप इट विद इन द बैंड। ठीक है, अगर जो है जो एक्सचेंज रेट के एक फिक्स्ड कर दिया गया है वो गवर्नमेंट करती है, और अगर कोई कंट्री जो है या करेंसी उससे आगे लिमिट क्रॉस करने लगे या लिमिट से बाहर जाने लगे तो फिर क्या करती है वो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन होती है, उसमें जो है फिर वो उसको कांस्टेंट करती है। ठीक है, अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिनोट्स अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट दैट इज सेट firmly by the monetary authority with respect to a foreign currency or a basket of foreign currencies। अच्छा, फिक्स एक्सचेंज रेट में क्योंकि आपके पास जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेटा क्या होता है? जिसमें आपका इन्फ्लेशन जो होता है वो एडजस्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है इसमें आपका ये विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है,
or is set firmly by the monetary authority with respect to foreign currencies or a basket of foreign currencies, यानी कि different currencies से जो है इसको पैक किया जाता है. A fixed exchange rate regimes reduce the transactions cost implied by exchange rate uncertainty, which might discourage international trade and investment, and provide a credible anchor for low inflationary monetary policy. अब क्या होता है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट को. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी नहीं हो रही होती एक्सचेंज रेट की. ठीक है, और ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा बैडली जो है वो इफेक्टेड करता है, जिससे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो होता है डिस्करेज होती है, और इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है होती है, लो इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो एग्जिस्ट हो जाती है. Now here is the flexible exchange rate system. On March 16, 1973, the finance minister of European Community announced that they would let their currencies float against the dollar. Each nation in the community stated that it will be prepared to intervene as its initiative in its own market, when necessary and desirable, acting in a flexible manner in the light of the market condition and in close consultations with the authority of the nations whose currency may be bought or sold. In other words, the international monetary system was now on a managed float, or as it is sometimes called a dirty float. ठीक है, अब क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यूरोपियन कम्युनिटी ने अनाउंस किया कि वो अपने मार्केट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखेंगी, और वो जो है मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो भी डिसाइड होगा, डॉलर जहाँ पर भी जाएगा और डॉलर और उनकी पर्टिकुलर करेंसी में जो भी पैकिंग आएगी उसको जो वो कंसीडर करेंगे एज एन एक्सचेंज रेट. और ये जो है वो फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो बहुत दफ़ा जो है वो एक्सचेंजिंग की तरफ जाता है, यानी फ्लक्चुएशन उसमें होती रहती है. ठीक है, इससे भी हमारी इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा बैडली जो है वो अफेक्टेड होती है, और जो है दोज कंट्री हु हैव द हाई रेट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, दे विल डिस्करेज देयर इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट regimes में जो है विद इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट regimes देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज: फ्लोटिंग, इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम. ठीक है, फ्लोटिंग में आपके पास फर्दर 2 कैटेगरीज है, इंडिपेंडेंट और मैनेज्ड की. सेकंड इज पैगिंग, थर्ड वन इज टारगेट जोन एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स. फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग. फ्लोटिंग में आपके पास जो इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग आ रही है बेटा, इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व इंटरवेंशन एंड सो टर्म एज क्लीन फ्लोटिंग. क्योंकि इसमें इंटरवेंशन नहीं होती किसी की, ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू फ्लोट हो रही होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लीन फ्लोटिंग. ठीक है, द पर्पस ऑफ इंटरवेंशन इज सिंपली टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट एंड टू प्रिवेंट एनी अनड्यू फ्लक्चुएशन. जो हमारे पास जो इंटरवेंशन का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि मॉडरेट कर दें हम एक्सचेंज रेट को. ठीक है, या अननेसेसरी जो फ्लक्चुएशन हो रही होती है उसको प्रिवेंट करें. बट इन दिस क्लीन फ्लोटिंग सिस्टम देयर इज नो एनीथिंग लाइक इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, एंड देयर इज बट no attempt is undertaken to maintain a particular rate. Now there is the managed floating system involves direct and indirect intervention by the monetary authorities. Monetary authorities में directly भी intervene कर रहे होते हैं और indirectly भी. How? The monetary authorities stabilize this exchange rate through changing interest rate. जब इनडायरेक्टली इंटरवीन करते हैं तो वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं, हाई करते हैं और लो करते हैं. ठीक है, और डायरेक्टली जो इंटरवीन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो सेल और परचेज करना शुरू कर देते हैं फॉरेन करेंसी को इन डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग रेट. ठीक है, नाउ पैगिंग. पैगिंग बेटा बेसिकली पैगिंग जो होती है वो क्या होती है, वो आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो एक्सचेंज रेट होता है जो उसको कहते हैं हम पैगिंग, जो हम सेट करते हैं. ठीक है, पीरियोडिक एडजस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टू कैच अप विद मार्केट प्री डिटरमाइंड और रेट्स. ठीक है, कंबाइन द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. इन दोनों के एडवांटेज जो होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के, इन दोनों को कंबाइन करता है. इट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट्स एट अ गिवन लेवल व्हिच इज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन. और वो क्या करता है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है चेंजेस करता है फिक्स एक्सचेंज रेट को. ठीक है, नाउ देयर इज द टारगेट जोन arrangement. Target zone arrangement involves member countries having fixed exchange rate among their currencies. ठीक है, वो मेंबर कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास फिक्स एक्सचेंज रेट होता है अपने करेंसीज का,
ऑल्टरनेटिवली दे में यूज अ कॉमन करेंसी, और वो उसको जो है कॉमन करेंसी के तौर पे यूज कर रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस इसके जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर ये जो है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स हैं कुछ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है फेवर में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के? इजियर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको जैसे पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जब भी चाहो जिस तरह भी चाहो मार्केट कंडीशन को देखते हुए इसको मोल्ड कर लो, एडजस्ट कर लो, तो ये बहुत ईजी होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, सेकेंड इज नेशनल पॉलिसी ऑटोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है, आप अपनी तरफ से जो है सेल्फ मेड कर रहे होते हो, ऑटोनॉमी सिस्टम चल रहा होता है नेशनल पॉलिसी को मेंटेन करने का। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक्सचेंज रेट्स अनसर्टेनिटी होती है, बार बार फ्लक्चुएशन होने से इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्टेड होती है, और देयर इज नो सेफ गार्ड टू प्रिवेंट क्राइसिस। और यहाँ पर कोई क्राइसिस जो भी आ रहे होते हैं आपके, उसको सेफ गार्ड करने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, और ना ही कोई पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रिवेंट दिस क्राइसिस। ठीक है, so hopefully you have clear all the concepts of this introduction to monetary system. And if you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Okay. Inshallah ताला I will meet you with the new topic. अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है? Okay, अल्लाह हाफिज, thank you so much.